वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल सितारा स्टडी। दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके लिए साइंस के लेसन प्लान की वीडियो लेके आई हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियो आपका समय तक पहुँचती रहें। और आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे उतनी ही ज़्यादा हम वीडियो डालने के लिए मोटिवेट होते रहेंगे, अर्थात हमें प्रेरणा मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों, अब शुरू कर लेते हैं लेसन प्लान को। लेसन प्लान बनाने में मैंने यहाँ पर सबसे पहले दिनांक डाला है। दिनांक यहाँ पर उस दिन की डाली जाएगी जिस दिन हम लेसन प्लान पढ़ाएंगे। उसके बाद विषय विज्ञान, उप विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण ध्वनि, कक्षा 9th, कालांश 2nd, अवधि 35 मिनट। अगला हेडिंग आता है हमारा समान उद्देश्य। समान उद्देश्य शिक्षक या शिक्षिकाओं के जानने में सहायता देते हैं कि वह छात्रों को क्यों पढ़ा रहा है। समान उद्देश्य जो होते हैं हमारे 4 से 6 तक होते हैं। 4 से कम नहीं होने चाहिए और 6 से अधिक नहीं होने चाहिए। नंबर 1 आता है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। नंबर 2 छात्रों को विज्ञान का सामान्य ज्ञान प्रदान करना। नंबर 3 छात्रों को विज्ञान के विभिन्न नियमों से परिचित कराना। नंबर 4 छात्रों में बौद्धिक तथा तार्किक शक्तियों का विकास करना। अगला हेडिंग आता है हमारे विषय उद्देश्य। विषय उद्देश्य जो होते हैं हमारे 3 से 4 तक होते हैं। 3 से कम नहीं होने चाहिए और 4 से अधिक नहीं होने चाहिए। नंबर बनाता है ज्ञानात्मक स्तर। छात्र ध्वनि के विषय में जानेंगे, छात्र ध्वनि के विषय में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। नंबर 2 पॉइंट आता है हमारा बोधात्मक स्तर। छात्र ध्वनि के विषय में उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। अगला हमारा नंबर 3 आता है पॉइंट क्रियात्मक स्तर। छात्र ध्वनि के विषय में तर्क कर सकेंगे। अगला हेडिंग आता है हमारा पूर्व ज्ञान। छात्र ध्वनि के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। हमारा अगला जो आता है हेडिंग वो आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारे जो प्रस्तावना प्रश्न होते हैं वो 4 से 5 तक होते हैं। 4 से कम नहीं होने चाहिए और 6 से अधिक नहीं होने चाहिए। प्रस्तावना प्रश्न पूछने में शिक्षक या शिक्षिका को 5 मिनट से अधिक का समय नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, मैंने एक तरफ लिखा है छात्र अध्यापिका क्रियाएं, एक तरफ लिखा है मैंने छात्र क्रियाएं। अगर आप अध्यापिका हैं तो आप छात्र अध्यापिका क्रियाएं लिखेंगे। अगर आप अध्यापक हैं तो आप छात्र अध्यापक क्रियाएं लिखेंगे। छात्र अध्यापक क्रियाएं में अध्यापिका छात्र से क्वेश्चन करेंगे, छात्र उनके उत्तर देंगे। नंबर 1 में क्वेश्चन करती हैं दीपों का त्यौहार किस त्यौहार को कहा जाता है, तो छात्र उत्तर देंगे दिवाली को। अगला क्वेश्चन करेंगे वो दिवाली पर हम क्या फोड़ते हैं, तो छात्र उत्तर देंगे पटाखे फोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे छात्र जब हम पटाखे फोड़ते हैं तो हमारे कानों में पटाखों की क्या सुनाई देती है, तो छात्र उत्तर देंगे आवाज़ सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन वो करती हैं छात्रों आवाज़ को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है, तो उस पर छात्र उत्तर हो जाएंगे, या तो वो उत्तर नहीं देंगे या स्पष्ट उत्तर देंगे। अगला हेडिंग आता है उद्देश्य कथन। छात्रों आज हम ध्वनि के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अगला हेडिंग आता है सहायक सामग्री। आवश्यक कक्षा उपयोगी उपकरण। आवश्यक कक्षा उपयोगी उपकरण हमारे चित्र, मॉडल, चार्ट आदि आते हैं। चौक, डस्टर हमारे नहीं आते हैं। अगला हेडिंग हमारा आ जाता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हमारे कई सारे वो आते हैं, कॉलम आते हैं। एक शिक्षण बिंदु, उद्देश्य अपेक्षित व्यवहार, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, शिक्षण सहायक सामग्री ऑब्लिक विधि, मूल्यांकन कार्य, श्यामपट्ट कार्य। शिक्षा बिंदु में नंबर 1 शिक्षा बिंदु आता है ध्वनि। उद्देश्य अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे छात्र आगे ध्वनि के विषय में जानेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया में स्पष्टीकरण लिखेंगे और छात्र क्रिया में स्पष्टीकरण के ठीक सामने लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक देखते हैं व सुनते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री ऑब्लिक विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि एवं प्रदर्शन विधि। दोस्तों, मैं आपको बता दूं मूल्यांकन कार्य भी हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि मूल्यांकन कार्य जब एक स्पष्टीकरण खत्म हो जाता है तब लिखा जाता है। उसके बाद आ जाता है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में यहाँ पे लिखा है किसी वस्तु में कंपन के कारण जो आवाज़ उत्पन्न होती है उसे ध्वनि कहते हैं। अब दोस्तों हम स्पष्टीकरण पर लौट आते हैं। स्पष्टीकरण में लिखा है हम सभी सजीवों तथा निर्जीवों द्वारा उत्पन्न अनेक प्रकार की आवाज़ से परिचित हैं, जैसे चिड़ियों का चहचहाना, सड़क पर चलते वाहनों का हॉर्न का बजना, घड़ी का टिक टिक करना, कुत्तों का भौंकना आदि को वैज्ञानिक भाषा में ध्वनि कहा जाता है। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है, क्योंकि जैसे अगर हम ताली बजाते हैं तो हमारे शरीर द्वारा ऊर्जा खर्च होती है तथा ध्वनि उत्पन्न करने में खर्च होती है। किसी वस्तु में उत्पन्न कंपन के कारण ही ध्वनि उत्पन्न होती है, अर्थात यदि किसी वस्तु में ध्वनि उत्पन्न होगी तो उस वस्तु में अवश्य ही कंपन होंगे, बिना कंपन के ध्वनि संभव नहीं है। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक देखते हैं व सुनते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री ऑब्लिक विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि एवं प्रदर्शन विधि। मूल्यांकन कार्य में हम लिखेंगे ध्वनि किसे कहते हैं और स्पष्टीकरण के ठीक बाद लिखा जाएगा। अब अगला हेडिंग आता है विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न में नंबर 1 क्वेश्चन आता है किसी वस्तु में
कंपन के कारण क्या उत्पन्न होती है? तो छात्र उत्तर देंगे ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन करेंगे, जब हम ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो हमारे द्वारा क्या खर्च होती है? छात्र उत्तर देंगे ऊर्जा खर्च होती है। अगला क्वेश्चन वो करेंगे, अनुपस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं? तो यह समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। दोस्तों शिक्षण सहायक सामग्री ऑब्लिक विधि में ये हमारी प्रश्नोत्तर विधि होगी। अगला शिक्षण बिंदु आता है हमारा अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंग। इसमें लिखेंगे छात्र अनुप्रस्थ तरंग तथा अनुदैर्ध्य तरंग से परिचित होंगे। स्पष्टीकरण में अनुदैर्ध्य तरंग यहाँ हेडिंग है, इसमें लिखेंगे किसी इन तरंगों में माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, छात्र क्रियाएं वही लिखेंगे। छात्र ध्यानपूर्वक देखते हैं व सुनते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री ऑब्लिक विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि एवं प्रशासन विधि। अनुदैर्ध्य क्रम में फिर लौट आती हैं। कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाते, अर्थात गति नहीं करते, लेकिन विराम अवस्था से आगे पीछे दोलन करते हैं। ठीक उसी प्रकार ध्वनि तरंगें संचरित होती हैं, इसलिए ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें हैं। अब आ जाता है हमारे छात्र क्रियाएं। छात्र क्रियाएं में वही लिखा जाएगा। छात्र ध्यानपूर्वक देखते हैं व सुनते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री ऑब्लिक विधि में लिखा है व्याख्यान विधि एवं प्रदर्शन विधि। अनुप्रस्थ तरंग अगला हेडिंग आ जाता है, इसमें लिखेंगे इस तरंग में कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन नहीं करते, लेकिन तरंग के चलने की दिशा के लंबवत अपनी विराम अवस्था में ऊपर नीचे कंपन करते हैं। इस प्रकार अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसमें माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर, यहाँ स्थितियों नहीं आएगा, स्थितियों पर तरंग के माध्यम के संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। मूल्यांकन कार्य तुरंत स्पष्टीकरण के बाद लिखा जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं। श्यामपट्ट कार्य में लिखा जाएगा अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण तरंग के संचरण की दिशा में लंबवत गति करते हैं। अब हमारे आ जाते हैं विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न में नंबर 1 क्वेश्चन आता है, जब माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत गति करते हैं तो वह कौन सी तरंग होती है? तो छात्र उत्तर देंगे अनुप्रस्थ तरंग होती है। अगला क्वेश्चन करेंगे, वो जब माध्यम के कण तरंग की दिशा के समांतर गति करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो छात्र उत्तर देंगे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन वो कहेंगे ध्वनि तरंग की आवृत्ति तथा आवर्तकाल किसे कहती है? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, या तो वे छात्र उत्तर नहीं देंगे या फिर अस्पष्ट उत्तर देंगे। शिक्षण सहायक सामग्री ऑब्लिक विधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। अगला हमारा नंबर 3 शिक्षण बिंदु आता है आवृत्ति तथा आवर्तकाल। आवृत्ति तथा आवर्तकाल में उद्देश्य अपेक्षित व्यवहार में लिखेंगे। छात्र आवृत्ति तथा आवर्तकाल के विषय में जानेंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे आवृत्ति के हेडिंग में एकांक समय में दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। अगला हेडिंग में लिखेंगे आवर्तकाल में लिखेंगे एक दोलन करने में तथा कुल समय ध्वनि तरंग का आवर्तकाल कहलाता है। B बराबर 1/T। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक देखते हैं व सुनते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री ऑब्लिक विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि एवं प्रदर्शन विधि। दोस्तों मूल्यांकन कार्य नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि लास्ट स्पष्टीकरण के बाद मूल्यांकन कार्य नहीं लिखा जाता। श्यामपट्ट कार्य में हम लिखेंगे एकांक समय दोलनों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक समय से पहुंचते रहें। और आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे उतनी ही ज़्यादा हम वीडियो डालने के लिए मोटिवेट होते रहेंगे, अर्थात हम प्रेरित होते रहेंगे, हमें प्रेरणा मिलती